नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब तो एग्जाम डेट आ गई। अपन सेल पढ़ रहे थे और सेल में मैंने आपको डायग्राम बता दिया था, तो उसमें अपन ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। और सेल मेम्ब्रेन के मैंने आपको कितने मॉडल्स बताए थे? 3। कौन कौन से मॉडल बताए थे? एक बार मेरे साथ साथ नाम बोलना। एक तो था सैंडविच मॉडल, सेकंड था इकाई झिल्ली मॉडल, थर्ड था कौन सा? फ्लूइड मोजेक मॉडल। फर्स्ट वाला किसने दिया था? सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेनियल और डेवसन ने। इकाई झिल्ली मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। और फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। फ्लूइड मोजेक मॉडल में मैंने आपको क्या बताया था? तरल अवस्था तो वसा के कारण, और मोजेक अवस्था कौन प्रदान करता है? प्रोटीन। तो वसा रूपी समुद्र में प्रोटीन रूपी हिमखंड तैरते रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोजेक मॉडल है। और फ्लूइड मोजेक मॉडल में कितने प्रकार की प्रोटीन बताई थी मैंने? 2 प्रकार की, एक तो आउटर प्रोटीन और एक इनर प्रोटीन, और फिर उसके बीच बीच में क्या होती है? वसा। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में देखो है ना, अपन ने चित्र बनाया था, तो इसके बीच में अपन ने न्यूक्लियस बनाया था और मैं आपको डायग्राम ही पढ़ा रही थी। इसमें अपन बाहर से अंदर की ओर पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले तो अपन ने सेल वॉल पढ़ी, उसके बाद में अपन ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी अपन ने सेल वॉल। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। फिर इसमें जो डॉट डॉट किया था उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, सही बोल रहे हो। ये अपन ने लिखा था कोशिका द्रव्य, ये था साइटोप्लाज्म। और इसमें जो डॉट डॉट किया था इसका नाम अपन ने क्या लिखा था? ये था केंद्रक द्रव्य, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आप समझ गए थे ना? तो अब अपन इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देखो इधर, सबसे पहले तो अपन ने लिखा था कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। अब ये मत सोचना कि हम इंग्लिश क्यों पढ़े भाई, हिंदी मीडियम के हैं, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में। ऐसे लिखा हुआ आएगा साइटोप्लाज्म, फिर आप ढूंढते रहना वहां पे कोशिका द्रव्य कहाँ गया, घर आके मिलेगा। फिर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म आपको स्पेलिंग याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे याद करना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं जीव द्रव्य। तो टोटल सेल में जीव द्रव्य हो गया ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर बन गया जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इतना आप समझ गए। जीव द्रव्य की खोज किसने की है? जीव द्रव्य की खोज की है डुजार्डिन। जीव द्रव्य की खोज की है डुजार्डिन। और ये नाम वाम खोज करता, ये याद करने पड़ेंगे। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? जीव द्रव्य नाम दिया है पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की है? डुजार्डिन। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? पुरकिंजे। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य को कहते हैं जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब जो सेल होती है ना, ये जीव द्रव्य पे ही तो टिकी हुई होती है ना, सेल में सारा काम जीव द्रव्य में ही होता है। तो इसको जीवन का क्या कहते हैं? भौतिक आधार। और इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। ये किसने कहा था? हक्सले ने। तो हक्सले एक साइंटिस्ट था। जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन। जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? हक्सले ने। इसके अलावा एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था वॉन मोहल।
वॉन मोहेल। देखो है ना, सारी नई अपडेटेड चीजें पढ़ा रही हूँ, पुरानी नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, और अब पहले वाले से तो स्टैंडर्ड का एग्जाम आएगा, एग्जाम होगा, तो आपको पढ़ाई भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। वो वाला काम नहीं चलेगा, मीठा सोडा और खाने का सोडा याद कर लिया और सिलेक्शन हो गया। जो पढ़ा रही हूँ वो सारा पढ़ना पड़ेगा। वॉन मोहेल एक साइंटिस्ट आया था, इसने कोशिका के समस्त जीवित भाग को, कोशिका के समस्त जीवित भाग को, वॉन मोहेल ने कोशिका के समस्त जीवित भाग को क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य। इसने कोशिका के समस्त जीवित भाग को जीव द्रव्य या फिर क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म। वैसे देखो है ना, सेल में डेड तो ओनली सेल वॉल होती है ना, और सेल वॉल तो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में तो होती नहीं है, बाकी सारा जीवित भाग ही होता है। और इस समस्त जीवित भाग को वॉन मोहेल ने क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। समझ गए? अपनी क्लासेज जो चल रही है ना, ये राजस्थान पुलिस और एनटीपीसी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी, और ये तुम्हें तब पता चलेगा जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, उस दिन पता लग जाएगा कि जो मैं बोल रही थी वो सही बोल रही थी या नहीं बोल रही थी। इतना आप समझ गए क्या? इसके बाद में मैं लिख रही हूं जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? जल, वाटर होता है, 70 से 75% तक जल होता है। सेकंड नंबर पर जीव द्रव्य में दूसरे स्तर पर कौन होती है? प्रोटीन, 7 से 9%, 7 से 9% प्रोटीन होती है, और 75 से 85% क्या होता है? जल। 7 से 9% प्रोटीन होती है। और थर्ड नंबर पर, इधर लिख देती हूँ, तीसरे नंबर पर कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। जीव द्रव्य में तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 2 से 2.5% कार्बोहाइड्रेट होता है। चौथे नंबर पर कौन होती है? वसा या लिपिड, वसा या लिपिड, और लिपिड कितनी होती है? 1 से 1.5%। तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिखा है अपन ने। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? जल। सेकंड नंबर पर कौन होती है? प्रोटीन। प्रोटीन कितनी होती है? 7 से 9%। तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 2 से 2.5%। और वसा कितनी होती है? 1 से 1.5%। इतना आप समझ गए क्या प्रोटोप्लाज्म के बारे में? एक बार वापस सुनो, क्वेश्चन देखो कैसे आता है। जीव द्रव्य का मतलब क्या है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले कौन है? पुरकिंजे। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसने की है? खोज डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा है? हक्सले ने। फिर एक साइंटिस्ट आया था वॉन मोहेल, इसने कोशिका के समस्त जीवित भाग को क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य। फिर अपन ने ये क्वेश्चन आता है जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन पर। जीव द्रव्य में सेकंड नंबर पर कौन होती है? प्रोटीन। पहले नंबर पर कौन होता है? जल। तीसरे नंबर पर कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। और चौथे नंबर पर कौन होती है? वसा। जल होता है 75 से 85%, प्रोटीन 7 से 9%, कार्बोहाइड्रेट 2 से 2.5%, और वसा कितनी होती है? 1 से 1.5%। अब इस प्रोटोप्लाज्म में क्या थे? कोशिकांग। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? कोशिकांग पढ़ रहे हैं। और कोशिकांग ये मैंने आपको बता ही दिया था कि सेल थ्योरी देने वाले श्लाइडन एंड श्वान। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कौन है? वायरस। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो और नेगेली ने। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब अपन कोशिकांग पढ़ रहे हैं, और पहला कोशिकांग अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पहला कोशिकांग अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। इसी को ही क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। इसी को ही कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका या कॉन्ड्रियोसोम। और माइटो का मतलब होता है धागा। माइटोकॉन्ड्रिया में एक वर्ड आ रहा है ना, माइटो।
माइटो का मतलब होता है सूत्र या धागा, माइटो का मतलब सूत्र या धागा। और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? कणिका। कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? कणिका। तो धागेनुमा जो कणिका है ना, उसको क्या नाम दिया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका नाम दिया गया है, सूत्र कणिका, और इसी को ही कॉन्ड्रियोसोम बोलते हैं। अब बताओ, आप बताओ मुझे आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय वैसे दो साइंटिस्ट को जाता है, अल्टमान और फ्लेमिंग को, लेकिन पहला कौन आता है? अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान, फ्लेमिंग को भी दिया जाता है श्रेय। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम देखा, किसने देखा था सबसे पहले? कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? कॉलिकर ने। और इसको अल्टमान ने खोज तो कर दी थी, लेकिन अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। अल्टमान ने तो इसको क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। इसको सबसे पहले कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। सबसे पहले कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। और इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको क्या नाम दिया था? फाइला। फ्लेमिंग ने फाइला। और अल्टमान ने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। लेकिन इसका फेमस प्रचलित नाम कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे जैसे घर में आपने बच्चा देखा होगा, जन्म लेता है या तुम्हारा जन्म हुआ था, या फैमिली में आप देखते हो बच्चे को, सब है ना, छोटा होता है तो सब अलग अलग नामों से पुकारते हैं प्यार से, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन लास्ट में प्रचलित नाम तो एक ही होता है ना, जो अपनी मार्कशीट में नेम होता है। अरे जैसे तुम्हारे भी तो नाम है ना बहुत सारे, दोस्तों से अलग होते हैं, फोन पे अलग होते हैं, फोन पे भी फिर दिन में अलग होते हैं, रात में अलग होते हैं, वैसे ही इसके भी बहुत सारे नाम हैं। इसका नाम बायोप्लास्ट भी रखा था, इसका नाम फ्लेमिंग ने इसको फाइला भी कहा था, लेकिन इसका फेमस नाम कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। समझ गए क्या? इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का फेमस पॉइंट आपको पता ही है, ये वाला पॉइंट, तो इसको कोशिका का क्या बोलते हैं? शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस। कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह, या फिर इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस कहते हैं, या कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? बिजली घर। पावर हाउस या शक्ति ग्रह, या फिर इसको क्या कहते हैं? बिजली घर। समझ गए क्या? अब क्वेश्चन ये है कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? पावर हाउस क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? देखो, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है एक बार। अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने का उद्देश्य क्या होता है? भोजन का उद्देश्य क्या होता है? अरे खाना खाते हो ना सुबह शाम दिन और रात, पढ़ाई तो करते हो नहीं करते हो, खाने का तो याद रहता है तुम्हें पक्का। तो भोजन का उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्ति। तो देखो, सबसे पहले अपने शरीर में भोजन का क्या होता है? पाचन। पाचन से जो भोजन के जटिल अणु होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये किस में बदल जाते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स, सरल अणुओं में बदल जाते हैं। देखो, भोजन का अपने शरीर में क्या होता है? पाचन। पाचन को बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? भोजन के जटिल अणु को किस में बदलना? सरल अणुओं में। पाचन से ऊर्जा नहीं मिलती है, और सरल अणु जैसे क्या बन सकता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। ऊर्जा नहीं मिली है, पाचन हो चुका है लेकिन ऊर्जा नहीं मिली है। पाचन तो होता है, गेहूं पीसने की चक्की नहीं होती है क्या? चक्की में आप गेहूं पिसा के आए तो क्या आपको रोटी मिल गई क्या?
वहां से तो केवल पाउडर मिला है ना, रोटी तो आपको घर पे आके बनानी पड़ेगी। तो पाचन सेम गेहूं पीसने की चक्की की तरह है, इससे तो ओनली भोजन पाउडर में कन्वर्ट हुआ है, अभी एनर्जी नहीं बनी है। अब देखो इसके बाद में अपन क्या करते हैं, श्वसन, और श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। श्वसन होता है रेस्पिरेशन। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो श्वसन में अपन कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटकर क्या बनाते हैं, ऊर्जा, एनर्जी बनाते हैं। और अपने शरीर में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है, एटीपी के रूप में, इन ए फॉर्म ऑफ एटीपी। अपने शरीर में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है, एटीपी के रूप में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी लिख रही हूं, वापस से सुन लो। खाना खाने का उद्देश्य क्या है, ले दे के ऊर्जा। अरे आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ले दे के। आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते थे कि यहाँ रूम लेके रहते हो, कुछ भी जो भी तुम हाथ पैर मार रहे हो, इनका उद्देश्य क्या है, सीधा सीधा नौकरी लगना है, रिजल्ट आना चाहिए। प्रयास कितने किए हैं ये कोई नहीं देखता है, रिजल्ट आना चाहिए। अब तुमने चाहे पढ़ाई की है कि नहीं की है, 1 महीने की है, 4 महीने की है, नौकरी लग गई तो सब यही बोलेंगे कि यार बहुत सिंसियर बच्चा था और बहुत अच्छे से पढ़ता था, हमें तो पता था कि इसका सिलेक्शन होगा ही। और तुमने कितना भी प्रयास किया है और नंबर नहीं आया ना, तो सब यही बोलेंगे। और तुम्हारे जो गांव वाले हैं ना, वो भी यही बोलेंगे, हमें तो पहले ही पता था, ये तो ऐसे मजे मारता था वहां पे, क्या पढ़ेगा ये, क्या पढ़ाई तो की नहीं, नंबर कहां से आएगा, मजे कर रहा था वहां पे। तो ले दे के आपका उद्देश्य नौकरी लगना। तो खाना खाने का उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा मिलनी चाहिए ले दे के। अब ऊर्जा कैसे मिलती है, तो डायरेक्ट नहीं मिलती है। सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं वो रेस्पिरेशन के अंदर अपन ने कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटकर क्या बनाते हैं, ऊर्जा। समझ गए। और ऊर्जा किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। इतना आप समझ गए क्या। देखो अब इसके आगे अपन देखते हैं। अब मैं लिख रही हूं फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया ना। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एक एटीपी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो देखो एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी, एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये तो समझ गए ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किलो कैलोरी का मतलब ये कैलोरी होता है ना, यही तो ऊर्जा का मात्रक होता है। आप खाना खाते हो तो आप यही तो बोलते हो ना, जिम वाले ने आपको यही बोला होगा कि इतनी कैलोरी लो, ये खाओगे तो इतनी कैलोरी मिलेगा। किलो का मतलब तो 1000 होता है, किलो का मतलब तो 1000 है। किलो कोई मात्रक नहीं है, मात्रक तो कैलोरी है। इतना समझ गए क्या। अब मेरी बात सुनो, एटीपी को बोलते हैं कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को क्या कहते हैं, कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को कहते हैं कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा। कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा, या क्या कहते हैं, करेंसी। एटीपी की क्या कहते हैं, कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा या करेंसी। अरे मुद्रा या करेंसी के बिना कुछ कर सकते हैं क्या अपन लाइफ में, तो वैसे ही एटीपी के बिना भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अपने जीवन में जो स्थान पैसों का होता है, कोशिका में वही स्थान किसका होता है, एटीपी का। सेल भी तो विदाउट एनर्जी कोई वर्क ही नहीं करेगी ना, समझ गए क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह या पावर हाउस या बिजली घर। इसको बिजली घर क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये अपने भोजन का क्या करती है, ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण करके, भोजन का ऑक्सीकरण करके
एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। और ऊर्जा कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीकरण वर्ड इसलिए आया है क्योंकि देखो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, रिडक्शन वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। ऑक्सीकरण का मतलब है ये यहाँ पर ऊर्जा बनी तो ऑक्सीजन गैस काम आई ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऊर्जा बनी तो ऑक्सीकरण लिख दिया। ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। इतना समझ गए क्या? एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? 7.3 किलो कैलोरी। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बताती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखो। दिख रहा होगा आपको। देखो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। तो इसमें लिख भी रहा है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन, हिंदी में मैं लिख देती हूँ बाहरी झिल्ली। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। ये वाली है इनर मेम्ब्रेन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली। और इसके अंदर जो ये द्रव भरा हुआ होता है ना, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जो द्रव होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आया था रीट के अंदर, सेकंड लेवल साइंस में आया था, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन बहुत ज्यादा डीप पढ़ने में रह जाते हैं और एग्जाम में सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन तो बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, कठिन आएगा तब भी आपसे हो जाएगा और सिंपल आएगा तो भी आपसे हो जाएगा। बस शर्त ये है कि जो पढ़ा रही हूँ वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। समझा तो मैं रही हूँ ना, समझाने के बाद में तो दिमाग में भी तो होना चाहिए ना, तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। देखो तो इसमें जो द्रव भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में राइबोसोम होता है 70S। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम होता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये ऐसे फोल्ड होकर के, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, इनर मेम्ब्रेन ने ऐसे अंगुली के समान उभार बनाए थे। और ये जो अंगुली के समान आपको उभार दिख रहे हैं, इन उभारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ। इन उभारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड होकर के अंगुली के समान क्या बनाती है? उभार। और इन उभारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब ये जो क्रिस्टी होते हैं ना, इन पे भी ऐसे टेनिस की रैकेट के आकार के, टेनिस की रैकेट के आकार के क्या पाए जाते हैं? F1 कण। टेनिस की रैकेट के आकार के क्या होते हैं? F1 कण। F1 कणों को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। F1 कणों को क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। समझ गए क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, फिर ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ने इनफोल्ड होकर के अंगुली के समान क्या बनाए हैं? उभार। और इन उभारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी पर टेनिस की रैकेट के आकार के क्या होते हैं? F1 कण। F1 कणों को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स। इनका क्या यूज है वो अभी बताऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में वापस पढ़नी है आपको। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिए। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र कहते हैं क्योंकि श्वसन से रिलेटेड रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। एटीपी फॉर्मेशन हुआ ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके अंदर होता है ना डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है। ये इसका डीएनए बनाया है मैंने। वैसे तुमने पढ़ा होगा ना ऐसा द्विकुंडली डीएनए, वो अपन पढ़ेंगे। द्विकुंडली डीएनए आएगा न्यूक्लियस के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है, वृत्ताकार और नग्न डीएनए होता है। वृत्ताकार सर्कुलर नेक्ड डीएनए है। नेक्ड का मतलब होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पैक नहीं है ना,
ये फ्रीली मूव कर रहा है इसकी मैट्रिक्स के अंदर। इसमें ये जो द्रव है इसको मैट्रिक्स कहते हैं ना, तो इसके अंदर सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है, इसकी 3 विशेषताएं हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विकुंडलित, द्विकुंडलित। और इसके अलावा ये नेक्ड डीएनए होता है, नेक्ड, या इसको नेक्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, नग्न डीएनए होता है। और डबल स्टैंडर्ड होता है, नग्न डीएनए होता है। और शेप किसकी, शेप कैसी है इसकी, वर्ताकार, सर्कुलर, वर्ताकार सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। ये किसकी विशेषता लिखी है मैंने, ये माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की विशेषता लिखी है। समझ गए क्या? अब देखो, इसके अंदर F1 कण हो गए ऑक्सीसोम्स, इनको ऑक्सीसोम्स नाम दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फर्नांडीज। उस फर्नांडीज के नाम पर ही तो इनको F1 कण नाम दिया गया है ना, F1, F की फुल फॉर्म वही है फर्नांडीज। इसको फर्नांडीज एक साइंटिस्ट था जिसने इनको क्या नाम दिया था, F1 कण नाम दिया था। इतना समझ गए क्या? तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे। इसमें 70S राइबोसोम होता है, सर्कुलर नेक्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इनर मेम्ब्रेन ने इनफोल्ड होकर के क्या बनाए हैं, क्रिस्टी, जिस पर टेनिस के रैकेट के आकार के क्या होते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम्स। और इनको F1 कण नाम किसने दिया था, फर्नांडीज मोरेन ने। डीएनए की विशेषता आप समझ गए हो। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं श्वसन का केंद्र, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया वापस आएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। क्या मीनिंग है इस लाइन का, ऐसे लिखेंगे, निम्न में से अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कौन सा है। वैसे देखो, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अर्ध स्वायत्त शासी इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में स्वयं का क्या होता है, डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है और ये अपने डीएनए से नई माइटोकॉन्ड्रिया बना सकती है, अपने डीएनए से अपने समान नई माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न कर सकती है। सेल के अंदर रहते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये पावर होता है कि ये अपने समान नई माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर सकती है, और अपने समान नई माइटोकॉन्ड्रिया इसने तैयार कर दी है तो फिर तो आधा शासन इसका ही हो गया। अरे जो अपने जैसा खुद ही तैयार कर दे, खड़ा हो जाए आपके बराबर का, आप ऐसे कैसे खड़ा कर दो आदमी, तो फिर तो आपका ही शासन हो गया ना, फिर तो तुम ही भगवान बन गए। तो ये सेल के अंदर रहते हुए अपने जैसी नई माइटोकॉन्ड्रिया बना सकती है, इसलिए इसका आधा शासन खुद का ही माना गया है। तो अपन ने इसको क्या लिखा है, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का केंद्र, क्योंकि श्वसन तंत्र पे अपन माइटोकॉन्ड्रिया को वापस पढ़ेंगे। अब इसमें ऊर्जा बनती है ना, इसलिए इसको कोशिका की क्या बोलते हैं, संचयी बैटरियां। कोशिका की क्या कहते हैं, संचयी बैटरियां, क्योंकि इसमें एनर्जी फॉर्म होती है। और इसको कोशिका के अंदर कोशिका, सेल के अंदर सेल, कोशिका में कोशिका भी कहते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं तो मैं सारे पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के ही लिख रही हूँ। कोशिका की संचयी बैटरियां कहते हैं, या भट्टी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एनर्जी फॉर्म होता है। इसको क्या कहते हैं, सेल के भीतर सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर रहते हुए अपने जैसे नई माइटोकॉन्ड्रिया बना सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, सेल में सेल, और संचयी बैटरियां कहते हैं। इसके अलावा
अब देखो एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना, ये आपके कल के लिए सवाल है। एक कोशिका में, एक सिंपल कोशिका, नॉट ए एक्सेप्शन, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूं, एक सिंपल कोशिका में नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? एक सिंपल कोशिका में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है? सिंपल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, ये आपके लिए कल के लिए सवाल है। इसके आगे अपन थोड़ा बहुत और माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे जो अपन कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।